तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोनिज्म के कितने प्रकार हैं। तो जब हम प्रकार को देख रहे हैं तो आइडियलिस्टिक मोनिज्म आ गया, हमारा एक तत्ववादी प्रकार आ गया। दूसरा हमारा मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म है, यानी कि हमारा भौतिक तत्ववादी एक तत्ववाद है, ठीक है। न्यूट्रल मोनिज्म यानी उदासीन एक तत्ववाद। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव मोनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा मोनिज्म के प्रकार हैं, एक तत्ववाद के प्रकार हैं। तो आइडियलिस्टिक मोनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, प्रत्ययवादी जो है हमारा जो अध्यात्मवादी एक तत्ववाद है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। आइडियलिस्टिक मोनिज्म बिलीव दैट द मेंटल रिलीम नॉट द फिजिकल रिलीम इज प्राइमरी। तो इस तरह से द फिजिकल वर्ल्ड में नॉट बी रियल एट ऑल बट मे बी एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर माइंड। If the physical world is real, it is somehow part of the mental realm, so that there is only one thing rather than two things. यहाँ पे आइडियलिस्टिक मोनिज्म जो है वो मेंटल से संबंधित है, ठीक है, यानी चेतना से संबंधित है, कॉन्शियसनेस से संबंधित है, यानी एक ही चेतन तत्व है, एक ही आदर्श है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये जितनी भी भौतिकवादी चीज़ों हम देख रहे हैं वो हमारे मन में क्या करती है, वो कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो जब हम रियलिस्टिक मोनिज्म की बात करते हैं तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तत्वों से ही सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है, वो हमारा मेंटल होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म की। तो मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म बिलीव दैट द फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड इज प्राइमरी। जो हमारा मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म है वो विश्वास करता है फिजिकल यानी कि शारीरिक, ये जो हम देख रहे हैं बाहरी जो चीज़ है, या हमारा मेंटल जो भी है, वो दोनों में विश्वास करता है। ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म क्या है। मेटेरियलिस्टिक में बताए जो भौतिक तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति को मानती है, जैसे मैंने बताया था कि थेल्स हैं जल से मानते हैं। तो ये जल क्या है, वाटर क्या है, मेरा मैटर है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। मैटर किसको कहते हैं, जड़ किसको कहते हैं, जहाँ चेतना नहीं है। तो जैसे थेल से माना, वाटर से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वाटर इज द मेन एलिमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। हमारे सृष्टि की मूल उद्गम के पीछे किसका हाथ है, जल का हाथ है। एनेक्सिमेनीज ने कहा एयर इज द मेन एलिमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा सृष्टि की उत्पत्ति है उसमें वायु का हाथ है। तो इस तरह से जब हम एक तत्वों की भौतिक एक ही तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं तो हमारा मेटेरियलिस्टिक मोनिज्म होता है। कोई दिक्कत हो रही है, नहीं ना, ठीक। दे बिलीव दैट कॉन्शियसनेस इज एसेंशियली पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड टू बिकॉज इट अराइज थ्रू आवर इंट्रैक्शन विद द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा बता रहा है कि इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं और हमारा जो इंट्रैक्शंस होता है मटेरियल वर्ल्ड के द्वारा भी हम लोग इसको समझ रहे हैं। न्यूट्रल मोनिज्म क्या है, तो न्यूट्रल मोनिस्ट बिलीव्स दैट बोथ द मेंटल एंड फिजिकल रिलीम कैन बी रिड्यूस टू द सेम थिंग। ये दोनों को जो हमारा जो उदासीन है वो दोनों को सेम ही महत्व देता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, दोनों ही साथ साथ घटते हैं, जो भी होता है साथ साथ होता है। तो इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो इसको भी एक तत्ववाद के अंतर्गत ही रखा गया जो न्यूट्रल मोनिज्म है, ठीक है। तो दे डू नॉट फेवर एदर द मेंटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, किसी का भी फेवर नहीं कर रहे हैं, उदासीन रह रहे हैं, ना मेंटल का कर रहे हैं ना फिजिकल का कर रहे हैं, ठीक है। बट दे बिलीव दैट आर द सेम, बट कहते हैं कि दोनों सेम है। अब दोनों को समान महत्ता देने के कारण फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल में आपका हो गया आपका मेटेरियलिस्टिक आ जाएगा, मेंटल में आपका कॉन्शियसनेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को समान रूप से महत्व दे रहा है, किसी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये हमारा न्यूट्रल मोनिज्म हो गया, ठीक है। आगे हमारा है रिफ्लेक्सिव मोनिज्म है, ठीक है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव मोनिज्म की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव मोनिज्म होल्ड दैट द मटेरियल एंड फिजिकल रिलीम्स आर टू साइड ऑफ द सेम रियलिटी बट द नाइदर कैन बी रिड्यूस्ड टू द अदर। रिफ्लेक्सिव मोनिज्म ऑल्सो बिलीव दैट ऑल्दो all things come from the same origin, some of them are now consciousness,
like humans and have their own perspective about themselves and the universe or whole। तो मतलब रिफ्लेक्सिव मोनिज्म जो है वो कह रहा है कि मटेरियल और फिजिकल जितने भी रिलिम्स हैं, टू साइड ऑफ द सेम रियलिटी, एक ही पक्ष के ये दो भाग होते हैं, ठीक है, एक ही पक्ष है, लेकिन इसी का टू पार्ट्स है, आपका फिजिकल एंड मटेरियल इसको बता रहा है। बट द नाइदर कैन बी रिड्यूस टू द अदर, ये मतलब बट द नाइदर कैन बी रिड्यूस टू बी अदर कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे से घटते बढ़ते नहीं है। रिफ्लेक्सिव मोनिज्म ऑल्सो बिलीव दैट ऑल्दो ऑल थिंग्स केम फ्रॉम द सेम ऑरिजिन, यहाँ पे बताया जा रहा है जो हमारा रिफ्लेक्सिव मोनिस्ट है ऑल्सो बिलीव दैट ऑल्दो ऑल थिंग्स केम फ्रॉम द सेम ऑरिजिन है, मतलब सेम चीज़ों से ही उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। तो हमारा जो मोनिज्म का सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत है, उसको हमको समझ लेना है कि एक ही तत्व से, एक ही एलिमेंट से वो सृष्टि की उत्पत्ति को मानता है, चाहे वो मैटर हो चाहे वो कॉन्शियसनेस हो। तो मैटर एंड माइंड जो भी है एक ही तत्व है, और इसमें हमने नाम बता दिया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अद्वैत वेदांत को रखेंगे, शंकराचार्य को रखेंगे जो मानते हैं कि एक ही तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और वेस्टर्न में जाएंगे तो थेल्स है, हेगेल है, सेलिंग है, ये सब नाम हमारा आ रहा है जिसको हम लोग वेस्टर्न में रखेंगे, ठीक है। आगे हम कहें और समझे तो मोनिज्म इज द फिलोसफिकल आइडिया दैट ऑल थिंग्स इन एग्जिस्टेंस आर पार्ट ऑफ द सेम एसेंशियल ओनेस और होल। तो मेरा एक तत्ववाद क्या है, ये हमारा फिलोसफिकल आइडियाज है, दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है, इस तरह से हमको इसको समझना है। अब हम आ जाते हैं कि एक तत्ववाद के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए हुए हैं। अच्छा, हम कुछ और भी बता दें, जैसे स्पिनोजा था, तो स्पिनोजा भी एक तत्ववादी हैं। क्यों? क्योंकि वो सबस्टेंस के रूप में एक ही द्रव्य को मानते हैं, वो है ईश्वर है, और चित और अचित जो है यानी कि मैटर एंड माइंड जो है वो ईश्वर के में आश्रित के रूप में है, मतलब ईश्वर में आश्रय पाते हैं, लेकिन ईश्वर ही एक सुप्रीम बीइंग है, निरपेक्ष सत्य। तो स्पिनोजा भी कहाँ चले गए, आपका मोनिज्म में चले गए, एक तत्ववादी में चले गए, ठीक है। अब है कि एक तत्ववादी के पक्ष में तर्क क्या क्या है। तो जब हम तर्कों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मूल तत्व यदि वह निरपेक्ष है तो अवश्य ही एक होगा, यानी कि सृष्टि का जो यूनिवर्स का एक मूल है, ठीक है, तो वो एक ही होगा। ये लोग पक्ष दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ द्वैत होगा या अनेकता होगी वहाँ एक दूसरे के स्वतंत्रता के बाधक बनेंगे। जहाँ हम दो को मानेंगे तो वहाँ कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्रता में बाधक आएगा, वे निरपेक्ष नहीं रह सकते, अल्टीमेट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अतः अंतिम सत्ता को अद्वैत ही मानना उचित। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है कि दूसरा नहीं है, एक ही है, उसका कोई दूसरा नहीं है, तो उसको इसलिए हम लोग बोलते हैं अद्वैत वेदांत, ठीक है, मतलब उसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है, वो अद्वैत है, ठीक है, एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। तो मूल तत्व क्या हमारा एक है और निरपेक्ष है। दूसरा है मूल तत्व हमारे विश्व का एक आधार होता है, अतः उसे सर्वव्यापक होना चाहिए। मूल तत्व क्या है? हमारे विश्व का एक आधार होता है, उसे सर्वव्यापक होना चाहिए, और ऐसी सर्वव्यापक सत्ता एक ही हो सकती है। यदि दो हुई तो एक दूसरे के अंदर होगी या बाहर, मतलब मूल तत्व एक ही होगा। सर्वव्यापक मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी जगह एक तत्व, तो विश्व के सभी जगह में वही एक तत्व का हाथ होना चाहिए। अगर हम दो तत्वों को मानेंगे तो वो सर्वव्यापक नहीं होगा और एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक होगा, अंदर होगा बाहर होगा, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होगी। यदि अंदर हुई तो उसी का अंग होगी, और यदि बाहर हुई तो किसी में सर्वव्यापकता नहीं रहेगी। इस प्रकार किसी भी स्थिति में अंतिम तत्व एक ही हमारा मान्य होगा। आध्यात्मिक अनुभूति भी अंतिम तत्व को एक ही कहती है, ठीक है, हमारी जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं वो भी एक ही कहती है। जैसे ओम शब्द एकता का ही सूचक है जो सर्वव्यापकता को सूचित करता है। इस तरह से हम लोग मोनिज्म को समझ रहे हैं, और इसमें जैसे नाम दिया गया है, स्पिनोजा है, ठीक है, हेगेल है, शेलिंग है,
थेल्स हैं। तो ये सब नाम को आप लोग को दिमाग में रखना है। तो एक तत्ववाद क्या है? तो एक तत्ववाद वह है जो मानता है सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे मूल तत्व क्या है? एक ही होते हैं, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे वो भौतिक तत्व हो, किसी को भी हम रखें, लेकिन एक ही तत्व को सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे बताया गया है। तो यही सब